हेलो दोस्तों, पिछली दो वीडियोस में हमने बात की कैसे पॉलिटी और हिस्ट्री के क्वेश्चन डायरेक्ट वर्बेटिम स्टैंडर्ड सोर्सेज और एनसीईआरटी सोर्सेज से आए थे। और मैंने ये कहा था कि पूरे 40% जो क्वेश्चन है, मतलब 100 में से 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे स्टैंडर्ड सोर्सेज से आए हैं। मैंने ये सीरीज बेसिकली इसलिए शुरुआत की थी ताकि प्रीलिम्स 2023 के बाद बहुत ज़्यादा एंजाइटी फैली हुई थी बच्चों में, खासकर जो न्यू स्टूडेंट है, न्यू एस्पायरेंट है, जिनका पहला अटैम्प्ट होने वाला है 2024 में। वो एकदम डायरेक्शनलेस हो गए थे कि इतना रैंडम हो गया प्रीलिम्स का पेपर, इतना अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, तो इस बीच में तैयारी कैसे की जाए। तो उसी को कम करने के लिए मैंने ये सीरीज चालू की थी कि बताने के लिए कि ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर रैंडम आया था। हाँ, हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन रैंडम आए हों, पर स्टिल 40% क्वेश्चन ऐसे थे जो स्टैंडर्ड सोर्सेज से आए थे और उसी चीज़ को हम प्रूव कर रहे हैं। तो आज हम अपने तीसरे सब्जेक्ट जियोग्राफी की बात करेंगे और मैं बताऊंगा कैसे जियोग्राफी की जो एनसीईआरटी है 11th 9th 10th की, उससे और जो हमारा स्टैंडर्ड सोर्स होते हैं, कैसे जियोग्राफी के डायरेक्ट क्वेश्चन वर्बेटिम वहाँ से आए हुए हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अ सीज्मोग्राफ पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव्स। ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली अर्थक्वेक वाले चैप्टर से आया हुआ है। इसका वर्बेटिम आंसर हमको जियोग्राफी की एनसीईआरटी क्लास 11th की जियोग्राफी से मिलता है। उसका पहला चैप्टर का नाम है इंटीरियर ऑफ अर्थ, उसका पेज नंबर 23। उसमें आप डायरेक्ट देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है द सरफेस वेव्स आर द लास्ट टू रिपोर्ट ऑन सीज्मोग्राफ, दिस वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव। और उसके ऊपर वो भी लिखा हुआ है कि दो प्रकार की वेव होती है, पी वेव होती है और एस वेव होती है, जिसमें से सरफेस वेव जो होती है वो लास्ट में रिकॉर्ड होती है। साफ साफ लिखा हुआ है, जिससे कि क्वेश्चन डायरेक्ट हमें सॉल्व होता है। और उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट आता है वो लिखा हुआ है इन पी वेव्स द इंडिविजुअल पार्टिकल्स वाइब्रेट टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, वेयर इन एस वेव द पार्टिकल वाइब्रेट अप एंड डाउन एट द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। बेसिकली ये कह रहा है कि जो एस वेव के पार्टिकल होते हैं वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते हैं और जो पी वेव्स के जो पार्टिकल होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट करते हैं। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट हमारा एनसीईआरटी सॉल्व होता है। वही सेम पेज नंबर 23 में साफ साफ लिखा हुआ है प्रोपोगेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। उसमें आप डायरेक्ट देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में, चाहे तो आप एनसीईआरटी में खुद भी चेक कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विथ रेफरेंस टू द अर्थ एटमॉस्फेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है द टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज रफली अबाउट 10 टाइम्स ऑफ दैट रिसीव्ड एट द पोल्स। बेसिकली ये बोल रहा है कि जितनी सनलाइट से जो इंसोलेशन आती है, सनलाइट से जो हीट एनर्जी आती है उसको हम इंसोलेशन कहते हैं। जितनी वो इंसोलेशन आती है वो पोल्स में जितनी आती है उससे 10 गुना ज़्यादा इक्वेटर पे। आप 11th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ोगे, इसमें पेज नंबर 80 में लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। मेनली जो सनलाइट से रेडिएशन आती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंगल के, लैटिट्यूड के एंगल पे। जितना ज़्यादा एंगल बनाएगी वो लैटिट्यूड से, उतनी ज़्यादा वहाँ पर इंसोलेशन आएगी। इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा एंगल बनता है 90 डिग्री का, इसलिए सबसे ज़्यादा सनलाइट इक्वेटर पे आती है। और पोल्स पे बहुत कम एंगल बनता है। कम एंगल बनता है तो सनलाइट की जो रेस होती है वो स्लैंट हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है, जिसके कारण ज़्यादातर सनलाइट की एनर्जी वहाँ पर पहुँच नहीं पाती। और इक्वेटर पे ज़्यादा एंगल बनता है, डायरेक्ट इक्वेटर के ऊपर एनर्जी पड़ती है, वहाँ पर सनलाइट डिफ्यूज नहीं हो पाती, इसलिए सबसे ज़्यादा गर्मी वहाँ पर पड़ती है और सबसे ज़्यादा कम गर्मी पोल्स पे पड़ती है। ये तो मैंने आपको इंसुलेशन की बात बताई, कैसे इंसुलेशन लैटिट्यूड के ऊपर बेस्ड रहता है। जिस प्रकार से एंगल बनता है उस प्रकार से सनलाइट की एनर्जी पड़ती है। पर इससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा। क्वेश्चन का पहला पॉइंट लिखा हुआ है द टोटल अमाउंट ऑफ, जो मैंने बताया आपको, इसका आंसर सीधा पेज नंबर 80 में मिलता है। अपन वहाँ पर लिखा हुआ है स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन एट द अर्थ सरफेस। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है द इंसुलेशन रिसीव्ड एट द सरफेस वेरीज फ्रॉम 320 वाट मीटर स्क्वायर इन द ट्रॉपिक्स टू अबाउट 70 वाट मीटर स्क्वायर इन द पोल्स। साफ साफ वैल्यू दी गई है। इस वैल्यू को आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको बिल्कुल पता चलेगा कि 70 वाट पोल्स पे पड़ रही है और 320 वाट्स इक्वेटर पे पड़ रही है। ये बिल्कुल भी 10% नहीं है, मतलब जितनी सनलाइट पोल्स पे पड़ रही है इक्वेटर पे उसकी 10% नहीं, उससे थोड़ी कम पड़ रही है। आप इसको ऑब्जर्व करके देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। बिकॉज 70 का आप 10% करेंगे तो वो 700 होगा, ना कि 320। इसलिए ये क्वेश्चन हमारा वर्बेटिम यहाँ से सॉल्व हो जाता है। आपको इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ लो। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी या कोई भी एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब ये है कि आप लाइनों के बीच का मतलब समझ पाओ, आप उसमें लाइनों में जो इनहेरेंट मीनिंग है उसको समझ पाओ। और इसको आप कैसे समझ सकते हो, इसको आप यूट्यूब में समझ सकते हो। अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की तो वहाँ से समझ सकते हो। बाकी यूट्यूब पे तो बहुत सारे सोर्स अवेलेबल हैं। मैं ही सोर्स शुरू कर दूंगा, मतलब मैं ही सोर्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। और कुछ दिन बाद तो मैं भी क्लासेस लगाने वाला हूँ यूट्यूब में, जिसमें मैं आपको सारी एनसीईआरटी कवर करवा दूंगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपको पूरी इनहेरेंट मीनिंग, लाइनों के बीच की मीनिंग बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। हम पहले थर्ड ऑप्शन को देखेंगे, सेकंड ऑप्शन को हम बाद में मार्क करके रखते हैं। थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली
एब्जॉर्ब्ड बाय द वाटर वेपर दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। पेज नंबर 80 में साफ साफ लाइन लिखी हुई है विद इन द ट्रोपोस्फेयर। हमें पता है कि एटमॉस्फेयर की जो लेयर होती है वो ट्रोपोस्फेयर फिर स्ट्रेटोस्फेयर ऐसे जाती है, तो लोअर एटमॉस्फेयर में आ जाती है। लिखा हुआ है विद इन द ट्रोपोस्फेयर वाटर वेपर ओजोन एंड अदर गैसेज एब्जॉर्ब मच ऑफ द नियर इंफ्रारेड रेडिएशन। साफ साफ लिखा हुआ है। अभी मैं आपको सिर्फ लाइन डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, इसलिए आपको हो सकता है ऐसा लगे कि नहीं हमें इससे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर अभी पूरा चैप्टर जब पढ़ेंगे और ऑर्गेनाइज्ड वे में तो आप इसका आंसर इनहेरेंट मीनिंग से निकाल लेंगे, क्योंकि इसका आंसर यहाँ पर वर्बेटिम लिखा हुआ है। तो जब आप पूरा चैप्टर समझेंगे तब आपको पूरी कहानी समझ में आएगी, पूरे लिंकेज समझ में आएंगे, ठीक है। अभी लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, फिर हम कुछ दिन बाद जब एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको पूरा समझाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे सॉल्व होते हैं। वैसे अभी इसका आंसर हमें वर्बेटिम मिल रहा है। सो एनसीईआरटी से अभी यह क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है और हमें पता है ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि इसका हमें डायरेक्ट मेंशन एनसीईआरटी में मिल रहे हैं और हमें पता है ये सही है। बाकी के जो दो ऑप्शन बचते हैं वो हमें एनसीईआरटी से नहीं मिल रहे, वो हमें मिलेंगे अपनी स्टैंडर्ड सोर्सेज से। आप सबको पता होगा ज्योग्राफी के लिए हमारे लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, हमें मेंस की तैयारी के लिए एक स्टैंडर्ड सोर्स का सहारा लेना पड़ता है, जो कि दो स्टैंडर्ड सोर्सेज सबसे ज़्यादा फेमस हैं। एक तो पीएमएफआईएस की ज्योग्राफी के नोट्स जो कि इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है, उन्होंने पूरी साइट बनाई हुई है, उसमें साइट में पूरे नोट्स को कंपाइल किया हुआ है। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ। एक आती है जीसी लियोंग की बुक, तो मैंने पीएमएफआईएस की बुक को फॉलो किया और लगभग 85% स्टूडेंट तो वही फॉलो करते हैं। कुछ स्टूडेंट जीसी लियोंग को भी फॉलो करते हैं, लेकिन जीसी लियोंग बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे को समझ में बिल्कुल नहीं आती। हो सकता है कुछ लोगों को समझ में आए, लेकिन ज़्यादातर लोग पीएमएफआईएस ज्योग्राफी की नोट्स को प्रेफर करते हैं। अब हमारे बाकी के स्टेटमेंट, बाकी के ऑप्शन जो कहते हैं वो लिखा हुआ है बी ऑप्शन में, इंफ्रारेड रेस कंस्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ इंसुलेशन। इसका मेंशन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन पीएमएफआईएस के नोट्स में आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है जो अर्थ से रेडिएशन आते हैं जिसको हम इंसुलेशन कहते हैं, वो डिफरेंट वेव से कंस्टिट्यूट होती है। उसमें कुछ इंफ्रारेड वेव्स भी होती हैं, कुछ अल्ट्रा वायलेट रेज भी वेव्स होती हैं, लेकिन जो अल्ट्रा वायलेट रेस होती है वो विजुअल लाइट में आती है और इंफ्रारेड वो विजुअल लाइट में नहीं आती। ये साफ साफ उसमें मेंशन है, आप उसमें पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट देख सकते हैं और ये वाला क्वेश्चन आपका इनसे सॉल्व हो जाएगा। वैसे अगर आपने पीएमएफआईएस के नोट्स नहीं भी पढ़े होंगे तो ज्योग्राफी से ये वाला आंसर सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कौन सा करेक्ट है और हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन आपको पीएमएफआईएस सोर्स की पढ़ने की बहुत जरूरत है, क्योंकि एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। इसमें साफ साफ बोला है कि यूक्रेन से कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं। अब देखो ये वाला ऐसा क्वेश्चन है कि आप बोलोगे कि इसका आंसर वर्बेटिम नहीं मिल रहा तो ये रैंडम है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा। इसका आंसर आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन इसका आंसर आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ना ही कोई स्टैंडर्ड बुक में नहीं मिलेगा। इसका आंसर आपको मिलेगा करंट अफेयर में। पर आप बोलोगे करंट अफेयर तो इतना वास्ट है, हम एक पॉइंट कैसे याद कर लेंगे। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, करंट अफेयर बहुत वास्ट है, बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं उसमें, आप कितना ही मेमोराइज कर लोगे। लेकिन अब क्वेश्चन तो देखो क्या पूछ रहा है, यूक्रेन के बारे में पूछ रहा है। पिछले 2 साल से यूक्रेन न्यूज़ में है। रशिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से ये न्यूज़ हर जगह फैली हुई है और पीटी 365 में 2022 वाले एडिशन में इसको अच्छी तरह से कवर भी किया है। अगर आपने पीटी 365 से नहीं पढ़ा होगा तो यूट्यूब में बहुत सारी ऐसी सीरीज चलती हैं जो इन सब चीज़ों को कवर करवाती हैं। तो ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि आपने यूक्रेन के बारे में ना पढ़ा हो, वो कौन कौन सी कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है वो उसके बारे में ना पढ़ा हो, अपने ब्लैक सी के बारे में ना पढ़ा हो, अपने नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के बारे में ना पढ़ा हो। तो ये बिल्कुल भी रैंडम क्वेश्चन नहीं है। पीटी 365 में 2022 वाले एडिशन में बिल्कुल इसको कवर कराया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। और नहीं भी कवर कराया हो तो न्यूज़ में इतना बना हुआ है, सबको इसके बारे में मालूम रहता है। तो ये बिल्कुल भी रैंडम क्वेश्चन नहीं है, वर्बेटिम में है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन इन विंटर। ठीक है, स्टेटमेंट 2 लिखा है द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड सरफेस। अब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी चैप्टर पेज नंबर 82, वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कंपेयर टू लैंड द सी गेट्स हीटेड स्लोली एंड लूजेड हीट स्लोली। इसका जो आंसर है ये साफ साफ यहाँ से मिल रहा है। जब आप ये पूरा चैप्टर समझोगे तो आपको लिंकेज समझ में आएगी और आपको पता चलेगा कि जो सी होता है उसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है, इसलिए उसको ज़्यादा टाइम लगता है गर्म होने में और ज़्यादा टाइम लगता है ठंडे होने में एज़ कम्पेयर टू लैंड। और जो लैंड होता है उसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है, इसलिए वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो वही पूछा हुआ है। समर में आपको पता है गर्मी ज़्यादा होगी, सूरज की रोशनी ज़्यादा होगी, तो सीधी सी बात है जो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट होगा, टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट का मतलब है डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ सी एंड ओशन, सी एंड लैंड। तो आपको पता है कि जब गर्मी ज़्यादा होगी तो लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। एट द सेम टाइम ओशन
गर्मी ज़्यादा होगी लेकिन उसकी स्पेसिफिक हीट तो ज़्यादा है, तो उसको बहुत टाइम लगेगा। तो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, क्योंकि हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा है और ओशन इतनी जल्दी गर्म नहीं हो पाएगा, तो बहुत ज़्यादा है। और विंटर में उसका अपोजिट हो जाएगा, विंटर में सूर्य की रोशनी ही कम आएगी, तो लैंड उतनी जल्दी गर्म नहीं होगा, उतना ज़्यादा गर्म नहीं होगा। और सी वो तो वैसे भी बहुत धीरे ही गर्म होता है, तो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट कम हो जाएगा और समर में बढ़ जाएगा। यही चीज़ लिखी हुई है और इसका मेन कारण है स्पेसिफिक हीट, जो स्टेटमेंट 2 में लिखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाता है ए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एलिमनाइट एंड रूटाइल एविडेंटली अवेलेबल इन सर्टेन कोस्टल ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया आर रिच सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें मिनरल्स के नाम पूछा हुआ है। इसका भी आंसर बेसिकली वर्बेटिम हमको क्लास 10th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 मिनरल एंड एनर्जी सोर्सेज से मिलता है। उसमें पहले ही पेज में एक स्मॉल बॉक्स बना हुआ है, लिखा हुआ है अ ब्राइट स्माइल फ्रॉम टूथपेस्ट एंड मिनरल। उसमें लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द टूथपेस्ट आर मेड अप ऑफ टाइटेनियम ऑक्साइड विच कम्स फ्रॉम द मिनरल एल्मेनाइट एंड रूटाइल। अब आप बोलोगे कि हमें इतना डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। देखो एनसीईआरटी ना इतनी इंपॉर्टेंट बुक है, इतनी इंपॉर्टेंट बुक है कि एनसीईआरटी में अगर कोई भी नदी, कोई भी जानवर, कोई भी मिनरल का नाम लिखा हुआ है ना, तो आप सोच लो उसको आपको छोड़ के नहीं जाना। यूपीएससी उसको कहीं ना कहीं से पूछ ही लेगा, चाहे तो वो एक ऑप्शन में डाल देगा, चाहे कहीं किसी उसका स्टेटमेंट बना के पूछ लेगा। मतलब ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट रहती है ना कि आपको एनसीईआरटी तो छोड़नी नहीं है। आप बोलोगे इतनी सारी पढ़नी है, मैं बोलूँगा इतना कम पढ़ना है आपको। वैसे तो सिलेबस इतना वास्ट है, आप बुक खत्म करते जाओगे आपका सिलेबस कभी खत्म ही नहीं होगा। पर आप सोचो आपके पास कितना बेनिफिट है कि आपको एनसीईआरटी, जो कि कुछ चुनिंदा एनसीईआरटी है, मुश्किल से ज्योग्राफी की 3 या 4 एनसीईआरटी होगी जो आपको पढ़ना है। उसमें भी जो 6, 7, 8 की है वो बहुत छोटी छोटी पतली पेजेस है, ठीक है। 9th की भी ज़्यादा पेजेस की नहीं है, 10th की भी बहुत पतली बुक है। तो आपको इतने लिमिटेड सोर्स में ही पढ़ना है, उसमें जितनी सारी इन्फॉर्मेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको हो सके आपको ग्रैस्प करना है। तो आपके लिए काम इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको बहुत कम लगेगा, लेकिन आप सोचो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, आपके इसमें प्रीलिम्स पास करने के चांस कितने बढ़ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्गो बेसिन। एकदम न्यूज़ में था, एकदम करंट का सवाल है, पीटी 365 2023 वाली। उसमें लिखा होगा प्लेसेस इन न्यूज़ इंटरनेशनल। अब स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कंट्रीज दैट शेयर बॉर्डर विद कॉन्गो। आप साफ साफ देख सकते हो उसमें सिर्फ एक ही कंट्री है जो कॉन्गो के साथ बॉर्डर शेयर करती है, वो है कैमरून। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉन्गो बेसिन में कौन कौन सी कंट्री आती है। जब वो कंट्री कॉन्गो के पास में ही नहीं है बाकी सब कंट्रियाँ, तो वो कॉन्गो बेसिन में कैसे हो सकती है। तो इससे आपका आंसर ईजिली सॉल्व हो जाता है। पीटी 365 को छोड़नी नहीं है, ये स्टैंडर्ड सोर्सेज का ही पार्ट है, क्योंकि करंट अफेयर आप हो सकता है मंथली मैगजीन से कंप्लीट ना कर पाओ, लेकिन पीटी 365 हमको बहुत आसान कर देता है। सारे प्रीलिम्स के फैक्ट्स को एक जगह कंपाइल करके 70-80 पेज में हमारी पूरी एक सब्जेक्ट की तैयारी हो जाती है पीटी 365 से। तो आपको उसको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आना करंट अफेयर्स के लिए, वो भी हमारा पार्ट है स्टैंडर्ड सोर्सेज का। अगला क्वेश्चन आता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है झेलम रिवर पासेस थ्रू द वुलार लेक। क्लास 11th की एनसीईआरटी पार्ट 2 फिजिकल एनवायरनमेंट में चैप्टर नंबर 3 है ड्रेनेज सिस्टम। उसमें वर्बेटिम आंसर हमको ये पेज नंबर में मिलता है, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है कि झेलम रिवर वुलार लेक से पास होती है, ठीक है। और इसी में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैं एक रोल समझाना चाहूँगा और समझाना चाहूँगा कि कैसे एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 के पेपर में सेम क्वेश्चन आया इंडस रिवर सिस्टम के ऊपर, और उसमें पूछा कि कौन सी नदी किससे मिलती है। हमें पता है कि इंडस रिवर सिस्टम वो 5 नदियों से मिलकर बनती है, JCRS, झेलम, चिनाब, रवि, सतलज और ब्यास। उसमें ये पूछा कि कौन सी नदी किससे मिलती है और पांचों कैसे मिलकर इंडस रिवर बनाती है। पूरा वर्बेटिम आंसर इसी पेज में आपको मिल जाएगा, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, चाहे तो अगर आपके पास बुक होगी तो पूरा पढ़ सकते हैं। तो मैं समझाना चाहूँगा कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। उसमें जो भी नदियों के नाम लिखे होंगे उनको आपको डिटेल में पढ़ना है, इससे तो करना ही है एनसीईआरटी से। और सेम सप्लीमेंट करने के लिए आपको PMFIS से सप्लीमेंट भी करना है। हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हमको वहाँ से मिल जाए, और मेंस के लिए तो हम PMFIS से पढ़ते ही हैं। सेकंड ऑप्शन कृष्णा रिवर के बारे में और कोलेरू लेक के बारे में। कृष्णा रिवर के बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन इस ऑप्शन का आंसर हमें डायरेक्ट एनसीईआरटी से नहीं मिलता। लेकिन मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि एनसीईआरटी में अगर किसी रिवर का नाम लिखा हुआ है, किसी लेक का नाम लिखा हुआ है, किसी नेचुरल पार्क का नाम लिखा हुआ है, तो आपको उसको छोड़ना नहीं है, आपको उनको डिटेल में पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है? PMFIS से पढ़ना है। इसका पूरा वर्बेटिम आंसर हमको PMFIS से मिल जाता है। उसमें हमको बताता है कि जो कोलेरू लेक है वो कृष्णा रिवर उसको डायरेक्टली फीड नहीं करती, बल्कि जो कोलेरू लेक है वो कृष्णा रिवर के बेसिन में पड़ता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। और अगर आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको उसमें रिवर्स, लेक्स, नेचुरल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और हिल्स के बारे में, प्लेट्यूज के बारे में, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको वहाँ पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इन सब चीज़ों से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कौन सी नदी कौन से नेचुरल पार्क से पास हो रही है, ये सब आपको PMFIS से मिल जाएगा। और अगर आप PMFIS
से नहीं भी पढ़ते हो तो अगर कोई भी आप सोर्स से पढ़ रहे हो, चाहे वो जीसी लोंग में तो इतना डिटेल में नहीं दिया होगा, या आप किसी कोचिंग के नोट्स कंपाइलेशन से पढ़ रहे हो, कोचिंग वाले बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें रिवर्स के, नेचुरल पार्क्स के, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कंपाइलेशन को मिलते हैं, या फिर कहीं यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो हर जगह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ये बिल्कुल भी रैंडम नहीं है, क्योंकि हम लेक्स के बारे में, रिवर के बारे में हर बार पढ़ के जाते ही हैं। अगर आपने PMFIS से पढ़ा होगा तो भी सॉल्व हो जाएगा, कहीं और से पढ़ा होगा तो भी सॉल्व हो जाएगा। ये बिल्कुल भी रैंडम नहीं है। हाँ, बस इसका जो थर्ड ऑप्शन है, मेंड्रिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कन्वर लेक, कन्वर लेक के बारे में हम रामसर साइड में पढ़ते हैं, तो ये भी एक रैंडम क्वेश्चन नहीं होगा। अगर आप लेक के बारे में पढ़ के जाओगे तो ये क्वेश्चन भी वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। हो सकता है कि थर्ड वाला थोड़ा डिफिकल्ट हो, लेकिन आपके 2 ऑप्शन तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे और आप 50-50 तक तो पहुँच ही जाओगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे NCERT से तो नहीं मिलता, स्टैंडर्ड सोर्सेज से भी नहीं मिलता, क्योंकि ये बिल्कुल पूरी तरह करंट का सवाल है और आपको ये PT 365 में जरूर मिल जाएगा। और अगर PT 365 से नहीं मिल रहा तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, वहाँ से भी मिल जाएगा। और वैसे भी ये इतना न्यूज़ में रहता है कि आप कहीं ना कहीं से उसको सुन लोगे, ठीक है। तो ये रैंडम नहीं है। लिखा हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन सफरिंग फ्रॉम द डिकेड्स ऑफ सिविल ट्राइफ, मतलब डिकेड से वहाँ सिविल वॉर चल रहा है, फूड शॉर्टेज है और न्यूज़ में रिसेंट पास्ट में रहा हुआ है। इसका आंसर सीधे साधा सोमालिया है। हम बहुत इसका न्यूज़ में सुनते रहते हैं। अब यहाँ से मैं आपको एक अप्रोच बताने वाला हूँ। UPSC का पिछले कुछ साल का ट्रेंड ये रहा है, मैं पेपर ऑब्जर्व कर रहा था और मुझे पता चला कि वो ऐसी प्लेसेस के बारे में पूछ रहा है जो कुछ ना कुछ वजह से कॉन्फ्लिक्ट में रही है, वहाँ पर सिविल वॉर हो रहा है या पर वहाँ पर कुछ अटैक हुआ है, वहाँ पर लड़ाइयाँ चल रही है, तो इन जगहों पर उनका ज़्यादा फोकस रहता है। जैसे इस बार भी पूछा और 2022 और 21 का पेपर दिखाता हूँ, उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा है, ऐसी प्लेसेस के बारे में पूछा है जो किसी न किसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट में रही हो। जैसे इसका आंसर सोमालिया है। मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ 2023 के पेपर का ही। देखिए, सेम अप्रोच पे एक सिमिलर क्वेश्चन UPSC ने पूछा 2023 में ही। इन द रिसेंट ईयर्स चाड, गिनेया, माली एंड सूडान कॉट द इंटरनेशनल अटेंशन। ठीक है, 3 कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं, बोल रहा है इंटरनेशनल अटेंशन इन कंट्रीज ने कैच किया हुआ किन कारणों की वजह से। मैं बताया था ना, ऐसी जगह पे फोकस कर रहा है जो किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट में रही हो। तीनों कंट्रीज में सक्सेसफुल कोप हुआ है, इसका आंसर भी सक्सेसफुल कोप है। वहाँ पर तीनों कंट्री में कोप हुआ था, इसलिए ये कंट्री न्यूज़ में रही थी हाल ही में, इसलिए इनके बारे में UPSC ने पूछा। तो आप इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रखें पढ़ते समय। मैं आपको ये अप्रोच बता रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर वर्बेटिम नहीं मिल रहा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसका आंसर वर्बेटिम मिल रहा है। मैं सिर्फ आपको ये क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक UPSC की अप्रोच पता चले कि वो कैसे क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा है। सिमिलर लाइन में एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मेंशन इन न्यूज़। मैंने क्या कहा था, जो एरिया कॉन्फ्लिक्ट में उनके बारे में UPSC पूछ रहा है, फिर से पूछा और डायरेक्ट मेंशन कर दिया इस बार अपनी अप्रोच को। एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट लिखा हुआ है टिग्रे, काचिन एंड डोनबास। हमें पता है टिग्रे रीजन कहाँ पर है, जो अजरबैजान और आर्मेनिया में लड़ाई हो रही थी वहाँ पर टिग्रे का मेंशन आया था। तो टिग्रे ऑप्शन यमन में तो बिल्कुल नहीं है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आता है काचिन। म्यांमार में पिछले साल मिलिट्री कूप हुआ, वहाँ पर काचिन में बहुत ही डेडली अटैक हुआ था जो वहाँ की एयरफोर्स ने किया था, जहाँ पर बहुत सारे सिविलियंस की जान भी गई थी। तो ये एरिया भी न्यूज़ में था, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है क्योंकि ये इथियोपिया में नहीं, म्यांमार में। तीसरा डोनबास लिखा ये सीरिया में। अगर आपने यूक्रेन न्यूज़ को फॉलो कर रहे हो, रशिया यूक्रेन का वॉर चल, रशिया ने डोनबास में अटैक किया था, वहाँ पर भी बहुत डेडली अटैक हुआ था, इसलिए ये रीजन भी न्यूज़ में है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है, ये सीरिया में नहीं यूक्रेन में। तो मैंने आपको ये अप्रोच बताने के लिए ये क्वेश्चन को पिक किया था ताकि आपको पता चले कि कैसे पढ़ाई करनी है, और ये कैसे पढ़ाई करनी है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके ही समझ में आता है। तो हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अमरकंटक हिल्स आर एट द एंड ऑफ कन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री रेंज। मतलब बेसिकली ये बोल रहा है पहले ऑप्शन में कि अमरकंटक हिल्स जो पड़ती है, अमरकंटक बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है। अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हो तो आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा, ठीक है। जो अमरकंटक हिल्स रहती है वो विंध्य और सह्याद्री रेंज जहाँ पर कन्फ्लुएंस होता है वहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, सेकंड स्टेटमेंट को भी मार्क करते हैं। लिखा हुआ है, शेषचम हिल्स कंस्टिट्यूट द साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट हुए। और सेकंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं कि बिलीगिरी रंजन हिल्स कंस्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज। अब मैं बताता हूँ, अब ये वाला क्वेश्चन ना आप कहोगे कि इसका आंसर वर्बेटिम में ढूंढ के दिखाओ मेरे को, आप ऐसा कहोगे, पर मैं कहता हूँ कि इसका आंसर वर्बेटिम NCERT में नहीं मिलेगा। पर मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे क्या बात कही थी कि आप UPSC प्रीलिम्स की तैयारी करोगे तो आपको बाद में जब प्रीलिम्स के टाइम जब आप इसकी तैयारी करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें बहुत सारी लेक्स, हिल्स के बारे में पढ़नी पड़ती है, प्लेट्यूज के बारे में पढ़नी पड़ती है, जिससे हम NCERT से नहीं पढ़ते, हम मैप से पढ़ते हैं। मैं आपको NCERT में हो सकता है किसी एक पेज में
पूरे साउथ इंडिया की हिल्स के बारे में और नॉर्थ इंडिया की पूरी हिल्स के बारे में दिया हो, वो किसी न किसी पेज में मिल जाएगा। पर हम हिल्स को जो मैपिंग की होती है प्रैक्टिस हमारी, वो हम एनसीईआरटी से नहीं करते। उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई मैप होता है। सब लोग ऑक्सफोर्ड का मैप यूज़ करते हैं, कुछ लोग कोई और सा मैप यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऑक्सफोर्ड का मैप यूज़ करते हैं। तो देखिए, ऑक्सफोर्ड के मैप से मैंने अपने लिए नोट्स बनाए थे। ये नोट्स दोनों से बने हुए हैं, वो ऑक्सफोर्ड से जो मैपिंग है उससे ही बने हुए हैं और PMFIS के नोट से ही बने हुए हैं। उससे मैंने ही अपने नोट्स बनाए थे और उसमें मैंने सारी हिल्स के नाम लिखे हुए हैं। तो मैंने हिल्स इससे प्रिपेयर की है। अगर आप मेरे नोट्स से ये हिल्स प्रिपेयर करोगे तो आपके क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। मतलब मेरा बताने का मतलब ये है कि मेरा बेसिकली जो एम है वो ये है कि ये क्वेश्चन रैंडम नहीं थे, ये ऐसे क्वेश्चन थे जो सब एस्पिरेंट पढ़ के जाते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ है। हिल्स के बारे में पढ़ना, नेशनल पार्क के बारे में पढ़ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ना, इसके बारे में हमने बहुत बात की हुई है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग ट्रीज, हाउ मेनी ऑफ अबव आर डिसिडियस ट्रीज। जब आप ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ोगे, उसमें एक चैप्टर आता है वेजिटेशन नाम का, उसमें अलग अलग ट्रीज के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, जिसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी आते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी आते हैं, डिसिडस फॉरेस्ट भी आते हैं। ठीक है, तो इसका वर्बेटिम आंसर हमको मिलता है क्लास 9th की एनसीईआरटी, उसमें एक वेजिटेशन नाम का चैप्टर दिया हुआ है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। हेडिंग आपको दिख रही होगी स्क्रीनशॉट में, और उसके पैराग्राफ के एकदम आखिरी में देखोगे तो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। इसमें लिखा हुआ है टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीसीज। ठीक है, उसके बाद शीशम भी लिखा हुआ है, साल भी लिखा हुआ है। तो सीधे सीधे इसका आंसर हमें यहाँ से मिल जाता है। हम इसको वर्बेटिम यहाँ से सॉल्व कर। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में पूछा गया है। इसका आंसर आपको वर्बेटिम एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में दिया हुआ है, लेकिन पूरा वर्बेटिम आंसर मेरे को तो नहीं मिला। अगर आपने किसी ने इसका आंसर ढूंढा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर आप कहोगे कि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल रैंडम है, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका वर्बेटिम आंसर नहीं मिल रहा है। मैंने क्या कहा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमारे स्टैंडर्ड सोर्स का पार्ट होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चेक करोगे तो ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। 2021 का पेपर उठा के देखो, उसमें एक बड़ी सी स्टेटमेंट आई थी जिसमें लिखा हुआ था कि ऐसे बायोम की वो बात कर रहा है स्टेटमेंट में जहाँ पर जो लीफ रहती है वो सबसे ज़्यादा जल्दी डिकम्पोज हो जाती है, जिसके कारण वहाँ की जो सॉइल सरफेस रहता है वो एकदम बेयर रहता है। ये स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो अगर आप इसका आंसर पढ़ोगे तो इसका आंसर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और सेम चीज 2023 में पूछ लिया, उसमें पहला ही स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जो सॉइल सरफेस रहता है वो न्यूट्रिशियन में रिच होता है। लेकिन अगर आपने 2021 वाला पेपर पढ़ा होता, ये वाला क्वेश्चन पढ़ा होता, तो आपको पता चलता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जो सॉइल सरफेस रहती है वो रिच नहीं होती, वो पुअर होती है, क्योंकि वहां पर जो लीफ होती है वो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाती है। आज हमने पूरे क्वेश्चन की बात की और हमने समझा कि कैसे ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन थे वो वर्बेटिम एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड सोर्सेस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलते हैं। तो इससे आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी वो मस्ट है अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है। लेकिन आपको ये याद रखना कि आप सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करने नहीं आए हो, आपको मेंस भी क्लियर करना है, आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है। और मेंस तभी क्लियर होगा जब आप स्टैंडर्ड सोर्सेज से अपने एनसीईआरटी सोर्सेज को सप्लीमेंट करोगे। और सप्लीमेंट कैसे करना है, PMFIS को अपना स्टैंडर्ड सोर्स बना लेना है, उसमें जितनी चीज़ें दी है उनको एनसीईआरटी के साथ सप्लीमेंट करके दोनों को साथ में मिला कर पढ़ना है। और एक बात मत भूलना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उतने ही जरूरी है जितनी आपकी एनसीईआरटी और PMFIS के नोट्स। तो इन 3 चीज़ को फॉलो करो, आपका प्रीलिम्स क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। हम मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, और खास करके जो न्यू एस्पिरेंट है जिनका पहला अटेम्प्ट 2024 में होने वाला है उनके साथ तो जरूर शेयर करना, ताकि उनको उनकी एंजाइटी कम हो पाए और उनको एक डायरेक्शन मिल पाए कैसे तैयारी करनी है।